हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं लेके आई हूँ आज आपके सामने नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है केमिकल फिनिशेस। इससे पहले मैं मैकेनिकल फिनिश पढ़ा चुकी हूँ। उसके कई सारे पार्ट है, पार्ट 1, 2, 3, 4। आपको अगर देखा नहीं है, देखना चाहते हैं तो जाके मैकेनिकल फिनिश देख सकते हैं। मैं स्टार्ट करती हूँ केमिकल फिनिशेस के बारे में। केमिकल फिनिश क्या होती है, ये मैंने जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसमें बताया है। मैं फिर से बताती हूँ क्या होती है केमिकल फिनिश। रासायनिक परिचर्या रासायनिक पदार्थों की सहायता से की जाती है। कैसे की जाती है? रासायनिक पदार्थों की सहायता से की जाती है। मीन्स जब हम केमिकल चीज लगाते हैं तो उसके द्वारा जो फिनिश होती है उसे हम केमिकल फिनिश कहते हैं। ठीक है गाइस, अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी केमिकल फिनिश होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मर्सराइजेशन के बारे में। मर्सराइजिंग क्या है? इस परिचर्या द्वारा वस्तु की सतह को क्या किया जाता है? सुंदर, कोमल, चिकना और चमकदार बनाया जाता है। ठीक है गाइस, और यह परिचर्या ज्यादातर मतलब ये फिनिश ज्यादातर क्या है ना, सूती धागों पर और कॉटन के वस्त्रों पे की जाती है। मीन्स सूती धागा और सूती वस्त्र पे ये परिचर्या की जाती है। ठीक है गाइस, अब इसका नाम मर्सराइजेशन क्यों पड़ा, इसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। मर्सराइजिंग प्रक्रिया का आविष्कार सन 1844 ईस्वी में इंग्लैंड निवासी जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? जॉन मार्शल ने किया था। उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया का नाम क्या रखा गया? मर्सराइजिंग रखा गया। किसके नाम पे रखा गया? जॉन मार्शल के नाम पे। ठीक है, और जो ये मर्सराइजिंग है वो लिनन के वस्त्रों पर भी सफलतापूर्वक की जा सकती है। अगर हम चाहें तो लिनन के क्लॉथ्स पे भी कर सकते हैं। कॉटन एंड लिनन दोनों पे हम मर्सराइजिंग प्रोसेस कर सकते हैं। अब क्या होता है मर्सराइजिंग प्रोसेस में? मर्सराइजिंग प्रक्रिया में रेशे जो होते हैं ना, वो गाइस फूल जाते हैं। ठीक है, वस्त्र लंबाई में सिकुड़कर चौड़ाई में बढ़ जाता है। ठीक है, उसकी लेंथ क्या होती है? वो कम हो जाती है, और ब्रेथ क्या होती है? वो बढ़ जाती है। फलता वस्त्र की मजबूती 20% तक क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, 20% कपड़ा क्या हो जाता है? स्ट्रॉन्गर हो जाता है। वस्त्र संघन, चिकना और चमकदार हो जाता है। ये मैंने आपको बताया था क्या कर रहे हैं मर्सराइजिंग में, वस्त्र को चिकना और चमकदार कर रहे हैं। वस्त्र की जल अवशोषक क्षमता में भी वृद्धि होती है, और इससे क्या होता है? रंग जल्दी से चढ़ जाता है सरलता से, और जो रंग चढ़ता है वो क्या होता है? पक्का होता है। अब जब सतह कपड़े की चिकनी है तो क्या होगा? कपड़ा गंदा नहीं होगा। अगर आपने अगर मेरी वीडियो देखी होगी वो वाली फाइबर वाली, उसमें मैंने ये बताया कि कपड़े को बनाते समय क्या क्या उसकी मतलब विशेषताएं होती हैं, तो उसमें ये बता रखा है। तो क्या है कि जो वस्त्र की सतह है वो चिकनी होगी तो क्या होगा? वस्त्र गंदा नहीं होगा। निश्चित मात्रा के ताप, दाव और नमी में के मिले जुले प्रभावों से रेशों के रासायनिक संगठन में क्या होगा? परिवर्तन आ जाएगा, और जिससे वस्त्र क्या होंगे? कोमल हो जाएंगे। ठीक है गाइस, अब मर्सराइजिंग प्रोसेस कैसे होती है? सबसे पहले क्या करते हैं? कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है क्लॉथ को। ठीक है, क्या किया जाता है? कास्टिक सोडे के ठंडे घोल में डाला जाता है, जिससे क्या होती है? कपड़े की ऐंठन या जो भी धागा है उसकी ऐंठन कम हो जाती है, और जब ये उसमें पड़ता है तो क्या होता है? उसकी चमक और एब्जॉर्बेंसी क्या होती है? अवशोषक क्षमता क्या होती है? बढ़ जाती है। इसलिए रंग आसानी से रेशों में गहराई तक पहुंच जाता है और पक्का हो जाता है। वस्त्र को मर्सराइजेशन करने के लिए वस्त्र को पहले विशेष रूप से 18 से 20% कास्टिक सोडे के घोल में 8 से 10 घंटे तक क्या करते हैं? डिप कर देते हैं, डुबो कर रखते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? इसको निकाल कर खींच कर तान दिया जाता है। ठीक है गाइस, इसके बाद क्या करते हैं? हम समान मात्रा में ताप और दबाव प्रभावित किया जाता है। वस्त्र में लगे कास्टिक सोडे को पानी से धोकर साफ किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? पानी से धोकर
साफ किया जाता है। कास्टिक सोडे के क्षारीय प्रभाव को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, हल्के अम्ल से धोकर और फिर क्या करते हैं, ठंडे पानी से फिर से खंगाल लिया जाता है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, मर्सराइजेशन कहते हैं। तो मर्सराइजेशन किस पे होती है, कॉटन एंड लिनन के क्लॉथ्स पे होती है। इसका नाम मर्सराइजेशन क्यों है या मर्सराइजिंग क्यों है, क्योंकि जॉन मार्शल ने इसको क्या किया था, स्टार्ट किया था, आविष्कार किया था इसका। ठीक है गाइज, और इसको हम क्या करते हैं, पानी में डिप करते हैं कितनी देर तक, 18 से 20 घंटे तक कास्टिक सोडे में, और फिर क्या 8 से 10 घंटे ठंडे पानी में डुबोकर रखते हैं। ठीक है गाइज, तो ये थी आपकी मर्सराइजेशन। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वाटर रेप्लिएंट फिनिश। ठीक है, ये क्या होती है वाटर रेप्लिएंट फिनिश, मतलब इसका मीन्स क्या है, इसमें वस्त्र में जो जल है वो क्या हो, प्रवेश ना करे। ठीक है, मीन्स जैसे बारिश हो रही है, हम क्या पहनते हैं, छतरी लगाते हैं, बरसाती पहनते हैं, त्रिपाल का यूज करते हैं। तो ये सब क्या है, वाटर रेप्लिएंट फिनिश मीन्स हमें पानी से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है गाइस, अब ये क्या होता है, कैसे होता है, इसे बस की सतह पर प्लास्टिक अथवा रबर की रासायनिक रेजिन की एक परत लगाकर बस के सभी छिद्रों को बंद कर दिया जाता है। क्या करा जाता है, जितने भी छेद होते हैं उन सबको बंद कर दिया जाता है। अगर बस का गुणांक कम होता है तो उन पर क्या करते हैं, प्लास्टिक चढ़ा दी जाती है। ठीक है गाइस, अगर बस का गुणांक कम है तो उस पर क्या करेंगे, फिल्म को चढ़ा देंगे, जिससे वस्त्र पानी से, जो वस्त्र है उस पे पानी फिसल कर क्या हो, नीचे की ओर गिर जाए। ठीक है गाइस, और ये जो क्लॉथ्स होते हैं वो अच्छे नहीं माने जाते वाटर रेप्लिएंट फिनिश, क्योंकि इनका झिरझिरापन समाप्त हो जाता है और हवा का जो आवागमन है वो क्या होता है, हो नहीं पाता है। आजकल क्या कर रहे हैं हम, वाटर रेप्लिएंट फिनिश के लिए मोम का घोल और धात्विक साबुन का भी प्रयोग, मेटालिक सोप का भी प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है गाइस, ये थी आपकी वाटर रेप्लिएंट फिनिश। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा, फ्लेम मीन्स अग्नि। ठीक है, तो क्या करेगा ये, अग्निरोधी परिसज्जा। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं जो फायर वाले लोग आते हैं, उनके वो क्या करते हैं, जो आग बुझाने वाले लोग आते हैं तो वो कौन से कपड़े पहनते हैं, फायर प्रूफ क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कपड़ा आग नहीं पकड़ता और क्या होता है, इंसान सेफ रहता है। तो जो अग्निरोधी परिसज्जा का वस्त्र होता है वो क्या करता है, आग नहीं पकड़ता, और ऐसे बस अग्निशमन के कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी होते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, रासायनिक पदार्थों का लेप किया जाता है दोनों साइड, जो अज्वलनशील होता है। ठीक है, इस लेप से बस के सभी छिद्र क्या होते हैं, बंद हो जाते हैं, परंतु इसका लचीलापन और कोमलता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इसे पहनने से कोई भी मतलब डिस्कम्फर्ट नहीं होता, ये कंफर्टेबल होते हैं, आरामदायक फील होता है। तो ये था हमारा फायर प्रूफ फिनिश या फ्लेम रिटार्डेंट फिनिश। ठीक है गाइस, नेक्स्ट बात कर रहे हैं हम ब्लीचिंग की। ब्लीचिंग क्या होती है, ब्लीचिंग प्रक्रिया के दौरान वस्त्र में तेल, ग्रीस आदि के दाग धब्बे लग जाते हैं। जब हम जैसे कोई बुनाई की प्रोसेस करते हैं, वीविंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, वस्त्र में तेल, ग्रीस और उसके दाग धब्बे लग जाते हैं। उसको छुटाने के लिए हम क्या करते हैं, ब्लीचिंग करते हैं। जैसे धूल मिट्टी के संपर्क में आकर वस्त्र कैसे होते हैं, गंदे मटमैले हो जाते हैं, अतः इन्हें सुंदर, आकर्षक और सफेद बनाने के लिए, दाग धब्बों को छुटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्लीचिंग करनी पड़ती है। ब्लीचिंग का काम क्या होता है, धागों और वस्त्रों को क्या करना है, साफ करना है, चमकदार बनाना है और आकर्षक बनाना है। ब्लीचिंग जो होती है वस्त्र को श्वेत और उज्जवल हो जाता है जब ब्लीचिंग करते हैं।
सफेद वस्त्र पर किसी भी प्रकार की परिसज्जा की जाती है। क्यों? क्योंकि उस पर कोई भी परिसज्जा करोगे एकदम रंग क्या होगा, खिल उठेगा। ठीक है गाइस। ब्लीचिंग दो तरीके की होती है, एक होती है ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट और दूसरी होती है रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट क्या होता है? ऑक्सीकारक विरंजकों में ऑक्सीजन की क्या होती है, प्रमुखता होती है। ऑक्सीकारक विरंजकों में ऑक्सीजन की प्रमुखता होती है। ऑक्सीजन वस्त्र के संपर्क में आकर यौगिक से क्या होता है, अलग हो जाता है और स्थान विशेष पर प्रक्रिया द्वारा वस्त्र में सफेदी लाता है। इसे ही ऑक्सीकारक विरंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक विरंजक कहते हैं। ठीक है गाइस, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीचिंग एजेंट। ठीक है, इसमें काय की प्रमुखता होती है, ऑक्सीजन की। अब हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग ब्लीचिंग एजेंट। ये क्या होते हैं? अबकारक विरंजक पदार्थ। रासायनिक रूप से विरंजक क्रिया में इन विरंजक पदार्थों का अपचयन हो जाता है, इसलिए इसे अबकारक विरंजक कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा ब्लीचिंग। ब्लीचिंग क्या करता है? क्लॉथ को चमक प्रोवाइड करता है। ठीक है गाइस, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट एंटी सॉइल फिनिश। ये क्या होती है? बार बार जब हम डेली लाइफ में क्लॉथ्स यूज करते हैं तो गाइस उन पे दाग, धब्बे, धूल कण, तेल, ग्रीस, मिट्टी, ये सब क्या होते हैं, लग जाते हैं। प्राकृतिक रेशों से बने वस्त्रों में दाग धब्बे क्या होते हैं, शीघ्रता से लग जाते हैं और ये बहुत देरी से छूटते हैं। पॉलिस्टर वस्त्रों पर स्थिर विद्युत चार्ज उत्पन्न होने के कारण धूल कण और मिट्टी लग जाते हैं, अतः वस्त्रों को दाग धब्बे अवरोधी बनाना क्या होता है, बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। स्कॉच गार्ड, क्या स्कॉच गार्ड फिनिश के द्वारा, परिसज्जा के द्वारा धूल मिट्टी वस्त्र पर क्या होती है, नहीं चिपकती है। किसके द्वारा? स्कॉच गार्ड के द्वारा। तेल, ग्रीस व अन्य दाग धब्बे भी क्या होते हैं, शीघ्रता से छूट जाते हैं। और स्कॉच गार्ड परिसज्जा को बीसा भी कहते हैं। ठीक है, BISA, बीसा। ठीक है, इस परिसज्जा का आविष्कार सन 1966 में हुआ था। यह परिसज्जा वस्त्र की धुलाई के लिए अत्यंत लाभकारी साबित हुई। बार बार धुलाई के उपरांत भी वस्त्र कैसा लगता है, बिल्कुल नया लगता है, ताजा लगता है, कोमल लगता है और सुंदर लगता है। तो गाइस ये थी हमारी एंटी सॉइल फिनिश। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। क्या है ये? एंटी स्टैटिक्स फिनिश। ठीक है, स्थिर विद्युत अवरोधक। ठीक है, स्थिर विद्युत अवरोधक ये क्या होता है? नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर व अन्य संश्लेषित कृत्रिम रेशों से बने वस्त्रों पर स्थिर विद्युत चार्ज होने का अवगुण हो जाता है। क्या हो जाता है? एंटी स्टैटिक फिनिश मतलब जो चार्ज होता है ना वो हो जाता है, उसका अवगुण हो जाता है। अधिक घर्षण होने पर यह दोष और अधिक उजागर होता है। जब क्या होगा, घर्षण होगा तो ये और ज्यादा पता चलेगा। स्थिर विद्युत चार्ज के कारण ये बस क्या होते हैं, हमारे शरीर पे चिपक जाते हैं और जब हम इनको उतारते हैं ना, इन क्लॉथ्स को, तो हमारी बॉडी में से आवाज आती है चिल चिल चिल। आपने कई बार अपनी लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा या आपके साथ ऐसा हुआ होगा। ठीक है गाइस, तो फिर क्या होता है, ऐसे बस जो होते हैं ना वो गर्मी में पहनने के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं होते। आप इन्हें गर्मियों में नहीं पहन सकते। इस दोष से बचने के लिए संश्लेषित कृत्रिम रेशों से तैयार वस्त्र करते समय हमें क्या करना होता है, स्थिर विद्युत रोधी रसायनों का प्रयोग करना होता है। मीन्स हमें एंटी स्टैटिक फिनिश का प्रयोग करना होता है। लेकिन ये प्रॉब्लम जो है ना गाइस, वो पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुई है। ये अस्थायी रूप से इस दोष का निराकरण हो गया है। मीन्स परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। प्राकृतिक रेशों में वस्त्र तैयार करते समय उन्हें नमी युक्त करके नम वातावरण में वस्त्र बुना जाता है, जिससे उसमें स्थिर
विद्युत का दोष स्वतः ही समाप्त हो जाता है। बट गाइस हमारी लाइफ में क्या होता है, बहुत बार हमने फील किया होगा, आपने फील किया होगा कि चिलचिल की आवाज आ रही है कुछ क्लॉथ्स में। कौन से? नायलॉन, डेक्रॉन, पॉलिस्टर, जो जितने भी संश्लेषित कृत्रिम रेशे हैं उनमें से। ठीक है गाइस, तो ये थी हमारी एंटी स्टैटिक फिनिश। अब हम बात करते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया है वो एनटीए नेट में, यूजीसी में। Chemical finishes exclusively given to cotton to increase luster, strength and durability are fulling, crabbing, bleaching, mercerization. गाइस अगर अभी किसी ने वीडियो बहुत अच्छे से ध्यान से सुना होगा तो उसका आंसर पता होगा। करेक्ट आंसर क्या है? ब्लीचिंग एंड मर्सराइजेशन। ठीक है गाइस, ये थे हमारी केमिकल फिनिश और मैकेनिकल फिनिश। यहाँ पे मैं फिनिश करती हूँ। अब मैं एक वीडियो लेके आऊंगी लास्ट फिनिश के टॉपिक पे, जिसमें स्पेशली टीजीटी, पीजीटी, DSSB में पूछे गए क्वेश्चन एग्जाम में, उसका बस वीडियो होगा जिसमें 20 से 25 लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन होंगे। अगर वो गाइज आपको देखना है तो वो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। गाइज अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।